आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं का छठा चैप्टर, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं दहन। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। इसे हम दहन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको इस चित्र में कोयले जलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोयले जलते हैं ऑक्सीजन की मदद से और वो हमें ऊष्मा देते हैं। इस प्रक्रिया का नाम दहन है। दहन के कुछ तथ्य: जो पदार्थ जलकर हमें ऊष्मा देते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। दूसरा, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जल सकता। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती को जला के अगर हम उसके ऊपर एक गिलास रख देते हैं तो क्योंकि गिलास के अंदर कुछ ही मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो थोड़ी देर के बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमें बताती है कि किसी भी ईंधन को या किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद ज्वलन ताप, ये एक हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ जलना शुरू कर देते हैं, उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे हम कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ तुरंत जलना शुरू कर देता है। लकड़ी थोड़े टाइम के बाद जलना शुरू करती है। मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो है वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जो जल्दी जल जाते हैं उनका ज्वलन ताप कम होता है और जो लेट से जलते हैं या टाइम लगाते हैं जलने में उनका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। तो वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी वस्तु आग पकड़ ले या जलना प्रारंभ कर दे उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। इसके बाद है ज्वलनशील पदार्थ। वो पदार्थ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल आदि। इसके बाद ये आपको इस चित्र में दिख रहा है कुछ दो फायर फाइटर जो हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आग पर नियंत्रण के बारे में सीखेंगे। अब आग पर नियंत्रण सीखने के लिए हम एक त्रिभुज को समझते हैं। आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले जो लाल रंग के सिलेंडर होते हैं उन्हें हम अग्निशामक कहते हैं। देखिए, आग बुझाने के लिए हम इस त्रिभुज के माध्यम से ये चीज़ सीखेंगे कि आग किस तरह से बुझाई जा सकती है। आग के अंदर कुल मिला के 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले जलने वाली वस्तु ईंधन, जलाने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वह ऑक्सीजन, और उनका ज्वलन ताप। अगर कोई चीज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगी तो वो जलेगी नहीं। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होगी तो भी वो नहीं जलेगी। तो आग पर नियंत्रण का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर मैं इस त्रिभुज की, जो त्रिभुज आपको बनाई हुई है, अगर मैं इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा काट दूँ वहाँ पर आग से कंट्रोल हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये वाली लाइन कट कर दी। इस लाइन को कट करने का मतलब ये है कि मैं जो है ईंधन को इतना गर्म ही ना होने दूं कि उसका ज्वलन ताप तक वो पहुंचे ही ना, तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। दूसरा, अगर मैं इस भुजा को कट करता हूँ तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी ईंधन को, तो वहाँ पर भी आग नहीं लगेगी। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तब भी आग कंट्रोल हो जाती है। और आग बुझाने का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वो इसी पर काम करता है। देखिए, कई बार जब आग लगती है तो हम उसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है? पानी डालने से उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और ईंधन का टेम्परेचर अगर ज्वलन ताप से कम हो गया तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, वहाँ से हम ईंधन निकाल लेते हैं। जैसे कई बार खेतों में जो आग लग जाती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वहाँ से उसको कट डाउन कर देते हैं, तो बाकी के खेत में वो पहुंच ही नहीं पाएगी, वहाँ पर उसको ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा तरीका है ऑक्सीजन वाला। कई बार जो आग होती है उसके ऊपर हम पाउडर जैसी कोई चीज़ छिड़कते हैं, जो हमारे लाल सिलेंडर जिनको हम अग्निशामक कहते हैं उनके अंदर होती है। वो क्या करती है, उस ईंधन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देती है, जिसकी वजह से आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो आग पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है। इसकी अगर कोई भी एक भुजा हम काट दें तो आग पर बड़ा आसानी से हम कंट्रोल कर लेंगे। ये वो लाल सिलेंडर हैं जिनके अंदर अग्निशामक सामग्री होती है, जो आग बुझाने की सामग्री होती है। इनके भी 3 अलग अलग प्रकार हैं, टाइप ए, टाइप बी, या क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी, इस टाइप के होते हैं। ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं दहन के प्रकार। देखिए, दहन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है तीव्र दहन। जिस
तरह गैस तुरंत जल के ऊष्मा और प्रकाश देने लगती है। इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं, अर्थात जो बहुत जल्दी हो जाता है उसको हम तीव्र दहन कहते हैं। एक होता है स्वतः दहन, जब किसी पदार्थ में कमरे के ताप पर बिना आग लगाए अपने आप ही आग लग जाए, मतलब उसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जलना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं स्वतः दहन, मतलब अपने आप लगने वाली आग। यह फॉस्फोरस में होता है। फॉस्फोरस एक बहुत ही अधिक क्रियाशील जो है वो पदार्थ है, एक बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व है। इसको स्टोर करने के लिए इसको हम पानी में डुबो के रखते हैं, क्योंकि जैसे इसको पानी से बाहर निकलते हैं इसके अंदर आग लग जाती है। तीसरा प्रकार का जो दहन है वो है विस्फोट दहन। इस प्रकार का जो दहन है वो पटाखों में देखने को मिलता है। इसमें पदार्थ दाब के साथ फटता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में गैस और ध्वनि उत्पन्न होती है। ये 3 प्रकार के दहन है। तीव्र जो बहुत फास्ट होता है, स्वतः जो अपने आप हो जाता है, विस्फोट जिसके अंदर बहुत अधिक दाब होता है और बहुत सारी गैस निकलती है। इसके बाद आता है ज्वाला, जो हमारे चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो ज्वाला वाला पार्ट, जब पदार्थ लपटों के साथ जलता है तो उसे हम ज्वाला कहते हैं, जैसे एलपीजी गैस का जलना या मोमबत्ती का जलना। जैसे कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, देखिए दहन में आपको बताया था कि दहन के अंदर ऊष्मा ऊर्जा मिलती है हमें, वहाँ पर कोई भी लपटें वगैरह नहीं थी, ठीक है। जो ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मोमबत्ती या किरोसिन वाष्पित होकर ऊपर उठते हैं। जैसे मोमबत्ती में या फिर जो स्टोव या फिर गैस है उसके अंदर हमें ज्वाला देखने को मिलती है, लपटें देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है? जिस चीज़ का दहन होता है वो पदार्थ वाष्पित होकर ऊपर उठता है। वाष्पित होने के बाद या गर्म होने के बाद चीज़ें हल्की हो जाती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। तो मोमबत्ती का जो मोम है या फिर जो किरोसिन है वो वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है और उसमें लपटें हमें नज़र आती हैं। वहीं जो लकड़ी का कोयला होता है उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है जो वाष्पित हो सके, इसलिए उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, उसमें केवल और केवल दहन होता है। ये ज्वाला और दहन में हल्का सा फर्क है। ज्वाला को समझने के लिए हमारे पास ये एक चित्र है जिसके अंदर गैस जल रही है। इसमें क्या होता है, गैस जो है वो वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठेगी और उसकी लपटें नज़र आती हैं। जहाँ लपटें होती हैं उसे हम ज्वाला कहते हैं, और जब बिना लपटों के कोई चीज़ जलती है जैसे कोयला है या फिर लकड़ी का जो कोयला है उसे हम दहन कहते हैं। इसके बाद है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग। देखिए मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर जो जलता है मोम, तो उसके अलग अलग हिस्से होते हैं और अलग अलग हिस्से अलग अलग रंग के होते हैं और वो हमें कुछ सूचनाएं देते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए। मोमबत्ती को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका बाहरी भाग, जो सबसे बाहर का जो भाग है वो नीले रंग का होता है, उसका जो बीच का भाग है वो पीला या लाल जैसा होता है और उसके अंदर का भाग काला होता है। आप किसी भी मोमबत्ती को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जो नीला भाग है, जो सबसे बाहर वाला भाग है, वो पूर्ण दहन को दर्शाता है, अर्थात वह दिखाता है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो ईंधन है वो दहन हो चुका है और यह सबसे ज़्यादा गर्म भाग भी होता है। जो सबसे बाहर वाला भाग है वो सबसे गर्म भाग होता है। इसके बाद में जो बीच में भाग होता है, पीला या लाल रंग का जो भाग होता है, वह ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है। यह बीच का गर्म होता है, मॉडरेट होता है, और यही वो भाग है जो मोमबत्ती से हमें प्रकाश भी दिलाता है। अगर पेपर में ये पूछ ले कि कौन से वाले भाग से प्रकाश मिलता है, तो जो बीच में पीला या लाल रंग का जो भाग है उसी से मोमबत्ती प्रकाश देती है, और अंदर जो है उसके काला भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है और यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है, अर्थात वहाँ पर दहन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस चित्र से समझेंगे हम ये सारी की सारी चीज़ें। देखिए जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, जो ब्लू ब्लू हल्का ब्लू कलर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूर्ण दहन को दर्शाता है, अर्थात वहाँ पर ईंधन का पूरी तरह से दहन हो गया है, कोई भी चीज़ नहीं बची है। यह नीले रंग का होता है और सबसे ज़्यादा गर्म होता है। वहीं जो दूसरा हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, वो पीला, ऑरेंज या फिर हल्का लाल रंग का होता है। यहाँ पर आंशिक मतलब मीडियम दहन होता है, मध्यम दहन होता है और यह कम गर्म होता है। उसके बाद जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, जो काले रंग का होता है, उसके अंदर कोई भी दहन नहीं होता, अपूर्ण दहन दर्शाता है, अर्थात वहाँ पर दहन बहुत कम मात्रा में हो रहा है और यह सबसे कम गर्म हिस्सा भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ईंधन। वो पदार्थ जिनसे हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, किरोसिन, गैस, लकड़ी, कोयला आदि, ये सारे के सारे ईंधन हैं क्योंकि हम इनसे ऊष्मा
लेते हैं। वह ईंधन जो अधिक मात्रा में ऊष्मा दे और उसमें से कोई भी अवांछित पदार्थ ना बचे, उन्हें आदर्श ईंधन कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा ईंधन हो जिसको हम जलाएं तो उससे ऊष्मा तो बहुत अच्छी मात्रा में मिले, लेकिन उससे जो वेस्ट पदार्थ है उस वो कोई वेस्ट बचे ही ना। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के वेस्ट पदार्थ क्या बचते हैं, एक तो धुआं उड़ जाता है और साथ में बाद में राख बचती है। तो ऐसे ईंधन जिनके लास्ट में राख भी ना बचे और अच्छी मात्रा में ऊष्मा दे, उनको हम आदर्श ईंधन कहते हैं। और असल में ऐसा कोई भी ईंधन नहीं होता जो आदर्श हो। इसके बाद आता है ईंधन दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को उस ईंधन की का ऊष्मीय मान कहते हैं। अर्थात अगर 1 किलो ईंधन को पूरी तरह से जला दें तो उसमें से जितनी ऊष्मा ऊर्जा वो देगा वो उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। अलग अलग ईंधनों का ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है वो 17,000 है, वहीं एलपीजी का जो ऊष्मीय मान है वो 15,000 है। ठीक है। और लकड़ी और एलपीजी में एलपीजी का ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि एलपीजी जो है वो ज़्यादा दक्ष ईंधन है, मतलब ज़्यादा अच्छा ईंधन है लकड़ी के मुकाबले। अब इसकी इकाई क्या होती है, हमने 15,000 और 17,000 तो बता दिए, इनकी इकाई क्या होती है। ईंधन दक्षता को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं या मापते हैं। अर्थात जो यहाँ पर हमने बोला 17,000, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाने पर हमें 17,000 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं 1 किलो एलपीजी को जलाने पर हमें 55,000 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये है ईंधन का ऊष्मीय मान। आइए हम अब कुछ ईंधनों का ऊष्मीय मान जानते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इस चीज़ का ऊष्मीय मान कितना है, कौन सा ईंधन ज़्यादा अच्छा है। जो हम गोबर के उपले उपयोग करते हैं उनका ऊष्मीय मान होता है 6,000 से 8,000, सबसे कम इन्हीं का होता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान होता है 17,000 से 22,000 तक। कोयले का 25,000 से 33,000 तक, निर्भर करता है कि कोयला किस क्वालिटी का है। पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान है वो 45,000 है। मिट्टी के तेल का 45,000, डीजल का भी 45,000। मीथेन जो है, मीथेन एक गैस होती है, उसका जो ऊष्मीय मान है वो 50,000 है। सीएनजी जिससे गाड़ियाँ चलती हैं उसका भी 50,000 है। एलपीजी का 55,000 है। जो जैव गैस होती है उसका 35 से 40,000 है। और सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है, करीब 1.5 लाख किलो जूल। अर्थात 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो उससे 1.5 लाख किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो ये अलग अलग ईंधनों का ऊष्मीय मान यहाँ पे दिखाया हुआ है। कई बार पेपर में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद है ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद और प्रभाव। देखिए, ईंधन हम जलाते हैं उससे ऊष्मा तो मिलती ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारे उसके प्रभाव होते हैं या उत्पाद बचते हैं जो बाद में हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि के जलाने से कार्बन के हानिकारक कण निकलते हैं जिससे दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, ईंधन के अधूरे दहन से अगर किसी ईंधन को जलाते समय अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जो एक जहरीली गैस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बंद कमरे के अंदर जो अंगीठी होती है उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे पैदा होगी और वो हमें मार सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड केवल वहीं आती है जहाँ पर ईंधन का अधूरा दहन होता है, मतलब वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तीसरा, ईंधन के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है। चौथा, कोयले और डीजल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे कि NO2 और सल्फर के ऑक्साइड जैसे कि SO2। और ये आगे चल के जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिलकर, जो बारिश का पानी होता है उसके साथ मिलकर ये एसिड बनाते हैं, एसिड या फिर जो है अम्ल बनाते हैं। और उस बारिश को, जिसके अंदर ये केमिकल मिल के आते हैं और वहाँ पर एसिड की तरह बारिश होती है, उसको हम अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हैं। जो अपने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कोयले और डीजल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो वर्षा के पानी में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण ही जो हमारा ताजमहल है आगरा में, जो सफ़ेद संगमरमर से बना था, उसका रंग जो है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। कई बार पेपर में ये भी सवाल पूछता है कि ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला क्यों पड़ता जा रहा है, तो उसका कारण है अम्लीय वर्षा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।